नमस्कार दोस्तों, 4 अप्रैल 2021 के डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। चूँकि आज संडे है तो आज एडिटोरियल डिस्कशन नहीं आएगा। 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ है, 5 की 5 मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहली न्यूज़ है चिनाब ब्रिज को लेके। चिनाब ब्रिज के बारे में हमने पहले भी बात की थी। चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट इन J&K टू बी कंप्लीटेड सून। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? देखिए, ये जो आइकॉनिक चिनाब आर्च ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन है, ये बेसिकली 359 मीटर्स अबव है रिवर के बेड के, और आईफिल टावर जो है पेरिस में उससे 30 मीटर ऊंचा है। ये जस्ट एक कंपैरिजन है, यहाँ पे इस ब्रिज का आईफिल टावर से कोई लेना देना नहीं है, बस लोगों को ये बताने के लिए कि ब्रिज कितना ऊंचा है। और यहाँ पे आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी दिखा रखा है। ब्रिज देखिए कितना ऊंचा नजर आ रहा है आपको। आईफिल टावर लगभग 324 मीटर का है, उससे भी 325 मीटर ऊपर चले जाइए तो ब्रिज 359 मीटर ऊपर। अब ये जो इसका आर्च आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट इसका कंस्ट्रक्शन देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मेजेस्टिक आर्च है और ये बड़ी बात है कहीं ना कहीं कि इसका जो कंस्ट्रक्शन कनेक्ट हो चुका है, पूरा हो चुका है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू कश्मीर ये ब्रिज मेंटेन करेगा। और ये जो ब्रिज है, ये छोटा सा पार्ट है 272 किलोमीटर के रेल लिंक प्रोजेक्ट का। कश्मीर को बाकी मेनलैंड इंडिया के साथ मिलाने के लिए ये जो 272 किलोमीटर का रेल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, उसका छोटा सा पार्ट है ये ब्रिज। इसमें नॉर्दर्न रेलवे को खर्चा आ रहा है लगभग 28,000 करोड़ रुपए का। रेलवे ऑफिशियल्स का यहाँ पे ये बोलना है कि ये जो ब्रिज है, ये अर्थक्वेक्स झेल सकता है लगभग 8 मैग्नीट्यूड तक के रिक्टर स्केल पे। हाई इंटेंसिटी जो ब्लास्ट होते हैं ना, ब्लास्ट किए जाते हैं पहाड़ों में पहाड़ तोड़ने के लिए, वो भी हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट ये झेल सकता है। अगर आप डिजाइन देखोगे इस ब्रिज की तो 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से यहाँ पे ट्रेन दौड़ सकती है। इसका जो लाइफ स्पैन है वो 120 सालों का है। और इसका जो डुअल कैरिएज वे है, मतलब एक तरफ ट्रेन जाएगी एक तरफ ट्रेन आएगी, तो ये पूरी विड्थ मिला के 14 मीटर हो जाता है। सेंट्रल वर्ज जो है, दोनों लाइंस के बीच की जो जगह है, वो लगभग 1.2 मीटर चौड़ी है। यहाँ पे 17 स्पैन्स हैं। आप बोलोगे 17 स्पैन्स क्या होते हैं? तो देखिए, मैं स्पैन को आपको बहुत बेसिक भाषा में समझाता हूँ, हालांकि सिविल इंजीनियर्स को ज़्यादा समझ में आएगा। ये ब्रिज है, इस ब्रिज के लिए बहुत सारे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स लगाए जाते हैं। तो हर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, 2 सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के बीच का जो इलाका होता है उसको आप स्पैन बोलते हो। तो इन स्पैन्स को बहुत साइंटिफिकली और बहुत सिविल साइंस के हिसाब से, मतलब सिविल इंजीनियरिंग की साइंस के हिसाब से डिसाइड करके बनाया जाता है। फिर इस ब्रिज के बारे में ये भी बोला जा रहा है कि इसको बनाने में स्टील का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि स्टील से एक तो इस ब्रिज को बनाना थोड़ा इकोनॉमिकल होगा, प्लस स्टील -20 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर्स को भी झेल लेगा और 200 किलोमीटर प्रति आवर तक की विंड स्पीड को भी झेल लेगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, खासकर रेलवे में पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी बिकॉज इट रिलेट्स टू रेलवे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। डेली करंट अफेयर्स की न्यूज़ है, तो जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, 20 मिनट में लगभग मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों से जिनको ज़रूरत है। ऑब्वियसली बात, जिनको ज़रूरत नहीं है वो देखेंगे भी नहीं। उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, अलग अलग प्रकार से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको लेक्चर की पीडीएफ, मेरे लेक्चर की नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने अलग अलग टॉपिक्स पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपको पसंद आए तो आप उन टॉपिक्स को रेफर कर सकते हो, और अच्छा लगे तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम। देखिए, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली को और उसके साथ साथ इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में, WCCF में। ये जो WCCF है, इसको लंदन में बनाया गया 2012 में, और जब इसको बनाया गया तब इसमें 8 सिटीज थी। अभी के लिए वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में लगभग 43 पार्टिसिपेटिंग मेंबर सिटीज हैं। तो आपको लगेगा कि भाई दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल साहब जा रहे हैं तो दिल्ली भी एक पार्टिसिपेटिंग मेंबर सिटी होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, दिल्ली पार्टिसिपेटिंग मेंबर सिटी नहीं है। लेकिन इस साल दिल्ली को इनवाइट किया गया है एज अ पार्टिसिपेटिंग मेंबर सिटी। इनवाइट किया गया, बट दिल्ली इज नॉट। 43 पार्टिसिपेटिंग मेंबर सिटीज में दिल्ली नहीं है। नॉर्मल अगर कौन कौन सी सिटीज हैं, तो लंदन, हांगकांग, एम्स्टर्डम, एडिनबर्ग, लिस्बन, सैन फ्रांसिस्को, शंघाई, इस तरह की सिटीज हैं। अब बेसिकली ये जब पार्टिसिपेटिंग सिटीज हैं, इनकी अथॉरिटीज मिलेंगी तो मिलेंगी क्या, रोल क्या है बेसिकली इस वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का? तो रोल है, इट enables द पॉलिसी मेकर्स ऑफ मेंबर सिटीज टू शेयर रिसर्च एंड इंटेलिजेंस एंड एक्सप्लोर्स द वाइटल रोल ऑफ कल्चर इन देयर फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी। मतलब रिसर्च और इंटेलिजेंस जिसके दम पे उस सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा किया गया उसको शेयर करो, प्लस कल्चर का जो मेन रोल है उस पर्टिकुलर सिटी की फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी में
उसको डिस्कस करो। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव है इस वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का। ठीक है, मैनेज कौन करता है इस वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम को? तो इसकी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज किया जाता है और डिलीवर किया जाता है बीओपी कंसल्टिंग नाम की कंपनी के द्वारा। एक स्पेशलिस्ट कंसल्टिंग फर्म है, याद रखिएगा बीओपी कंसल्टिंग। और बीओपी कंसल्टिंग को ठेका किसने दिया है? ग्रेटर लंदन अथॉरिटी, लंदन म्यूनिसिपल गवर्नमेंट ने ठेका दिया। तो कुल मिलाकर अभी के लिए वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम की एक्टिविटीज को कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है? तो बीओपी कंसल्टिंग नाम की स्पेशलिस्ट कंसल्टिंग फर्म ऑर्गेनाइज करवा रही है। ये जो बीओपी कंसल्टिंग फर्म करती क्या है? ये कंपैरेटिव रिसर्च करती है टू मेजर द इम्पैक्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर एंड क्रिएटिविटी, और इसको वो शेयर करती है फोरम मेंबर्स के साथ ताकि एविडेंस बेस्ड पॉलिसी डिसीजंस लिए जा सके। ठीक है, फिर भाई ये जो वर्ल्ड सिटीज कल्चर समिट हो रही है, यहाँ पे जो फोरम मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे। बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाएंगे, थीम बेस्ड सिंपोजिया होगा, रीजनल समिट्स होंगी, वर्कशॉप्स होंगी। ठीक है ना भाई? तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे। अगर आप बात करो, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, वो है वर्ल्ड सिटीज कल्चर रिपोर्ट। इस वर्ल्ड सिटी कल्चर रिपोर्ट में इस बार जो वर्ल्ड सिटी कल्चर रिपोर्ट निकलने आ रही है, वैसे मैं आपको बता दूं कि जो वर्ल्ड सिटीज कल्चर रिपोर्ट होती है ये बेसिकली 3 साल में एक बार निकलती है। लास्ट टाइम ये 2018 में निकली थी, तो ऑब्वियस सी बात है इस बार ये 2021 में निकलेगी। और इस बार इस रिपोर्ट में दिल्ली का भी जिक्र किया जाएगा। दिल्ली विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड सिटीज कल्चर रिपोर्ट। ऑब्वियस सी बात है हमारे चीफ मिनिस्टर इस फोरम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो दिल्ली के बारे में भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया ही जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर में जो सिटीज हैं, इनके डेप्यूटी मेयर्स फॉर कल्चर एंड हेड्स ऑफ कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं उस पर्टिकुलर सिटी को इस फोरम में। हमारे दिल्ली की तरफ से चीफ मिनिस्टर केजरीवाल साहब जा रहे हैं इसको अटेंड करने के लिए। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट कम्स अप इन राजस्थान। इंडिया का पहला फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट ये आ रहा है कहां पे? जयपुर में। कौन सी स्कीम के अंदर आ रहा है? तो प्राइम मिनिस्टर्स किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, जिसको बोलते हैं कुसुम स्कीम। तो कुसुम स्कीम के अंदर जयपुर में इंडिया का पहला फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट लेके आया जा रहा है। कितने मेगावाट का प्रोजेक्ट है? 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। 3.5 एकड़ ऑफ फार्म लैंड पे इसको बनाया गया है। प्रोविजन क्या है? प्रोविजन ये है कि 17 लाख यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रति साल ये क्रिएट करेगा। ठीक है भाई। केंद्र सरकार ने अनाउंस किया है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान और कुसुम स्कीम। ठीक है, ये जो स्कीम है वो केंद्र सरकार द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। क्या एम है इसका? एम है फर्दरिंग द प्रोडक्शन ऑफ सोलर पावर इन इंडिया, और कहीं ना कहीं सोलर फार्मिंग के बेनिफिट्स को भी प्रोवाइड करता है फार्मर्स को। यूनियन बजट 2018-19 ने 48,000 करोड़ रुपए 10 साल के लिए रिजर्व किए थे। किसके लिए? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के लिए। उसके अंदर ये पहला आप कह सकते हो फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट 1 मेगावाट का 3.5 एकड़ ऑफ फार्मलैंड्स में आ रहा, 17 लाख यूनिट्स ये पैदा करेगा। मार्च 2021 में पीएम कुसुम स्कीम में सरकार ने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। एक तो चेंज था फार्मर इनकम सपोर्ट, दूसरा चेंज था डी डीजलिंग स्कीम। मतलब कहीं ना कहीं फार्मर की इनकम सपोर्ट भी दी जाएगी। डी डीजलिंग स्कीम में ये बोला गया कि देखिए ये जो पंप है डीजल पंप, सारे डीजल पंप्स को आपको सोलर पंप में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप डीजल पंप उखाड़ फेंको और उसकी बजाय सोलर पंप लगाओ। जो प्रेजेंट डीजल पंप है उसको हम लोग कहीं ना कहीं सोलर पंप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, मतलब सोलराइज करेंगे एग्रीकल्चरल फीडर्स को। मतलब उस डीजल पंप में जो डीजल के दम पे एनर्जी पैदा हो रही है वो सोलर एनर्जी हम लोग फीड करके बिजली पैदा करने की कोशिश, मतलब ग्राउंड वाटर निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस पीएम कुसुम स्कीम के अंदर डीजल पंप को हटा के सोलर पंप लगाने की बात भी करी गई है, और कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट डीजल पंप है उनको सोलर पंप में कन्वर्ट करने की बात भी करी गई है, ताकि हर प्रेजेंट पंप को सोलर पंप से कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जो प्रेजेंट पंप लगे हुए हैं उनको लगा रहने दो, उनको बस सोलर पावर से कनेक्ट कर दो। हर पंप को हटा के रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली यही मॉडिफिकेशन दी गई। ये आपको फीडर नजर आ रहा है, गांव में इस प्रकार के बहुत से फीडर्स दिख जाते हैं। बहुत सारे सरकार ने इंस्टॉल कराए होते हैं, बहुत सारे किसानों ने लोन पे लेके इंस्टॉल कराए होते हैं। जो अमीर किसान है वो अपने पैसों से इंस्टॉल करा लेते हैं। तो इन पंप्स को ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की सहूलियत यहाँ पे देने की बात की जा रही है। अगर आप कुसुम स्कीम की डिटेल्स की बात करिए तो इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री पे। गवर्नमेंट ने बोला था कि इस स्कीम के अंदर
1.75 मिलियन 17,50,000 ऑफ ग्रिड एग्रीकल्चरल सोलर पंप्स। ऑफ ग्रिड का मतलब क्या है कि वो ग्रिड कनेक्टेड नहीं है, उनके पास ही सोलर पैनल लगे हुए हैं, उस सोलर पैनल से वो सोलर पंप्स इलेक्ट्रिसिटी खींच रहे हैं और ग्राउंड वाटर को बाहर निकाल रहे हैं, मतलब कि दे आर नॉट कनेक्टेड टू ग्रिड। गर्मी पड़ी सूरज की और ऑटोमेटिकली हीट से उन्होंने पानी को खींच दिया बाहर। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि गांव के इलाके में, रूरल इलाकों में जो बैरन इलाका है जहां में किसी भी प्रकार का क्रॉप वगैरह प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, उन बैरन इलाकों पे 10,000 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। और ऑब्वियसली बात है, इन सोलर पावर प्लांट को कहीं ना कहीं ग्रिड के साथ जोड़ा जाएगा। ये बोला गया है कि जो स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, जिनको आप डिस्कॉम बोलते हो, अगर इन बैरन लैंड पे फार्मर्स के द्वारा कोई सोलर पावर प्लांट लगाया जाता है और इस सोलर पावर प्लांट से कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम्स खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं इन सोलर पावर प्लांट्स को, जो कि बैरन लैंड पे लगाए जा रहे हैं, इनको ग्रिड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। सीधी सीधी बात ही है। और अगर डिस्कॉम्स इस प्रकार की सोलर इलेक्ट्रिसिटी को खरीदते हैं तो डिस्कॉम्स को यहाँ पे सरकार के द्वारा सब्सिडी भी दी जाएगी। देखिए, किसी एक ऐसी चीज को जो कि आउट ऑफ द बॉक्स है, जो कि शुरुआत में उतनी कन्वेंशनल नहीं लग रही, उतनी प्रॉफिटेबल नहीं लग रही, उसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए सरकार को थोड़ा बहुत पैसा तो खत्म करना ही पड़ता है। ठीक है, जो ट्यूबवेल्स और जो एग्जिस्टिंग पंप्स है उनको तो सोलर पावर में बदला ही जाएगा, ये मैंने आपको बता ही दिया। फिर सोलर पंप्स की सब्सिडी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं फार्मर को 60% सब्सिडी मिलेगी सोलर पंप्स में। सोलर पंप्स को लगाने का अगर मान लो 100 रुपए का खर्चा है तो 60 रुपए तो सीधे सीधे सरकार देगी। ये जो 60 रुपए है, ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में बांटा जाएगा। इसमें कुछ पैसा केंद्र सरकार देगी, कुछ पैसा राज्य सरकार देगी। अभी कितना पैसा केंद्र सरकार देगी, कितना पैसा राज्य सरकार देगी, ये डिपेंड करेगा कि कौन से स्टेट में वो सोलर पंप लगाया जा रहा है। तो 100 रुपए में से 60 रुपए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दे रही, बाकी बचा हुआ 40 रुपया कहाँ से आ रहा हो। तो बाकी बचे हुए 40 रुपए में से 10 रुपए फार्मर अपनी जेब से लगाएगा और 30 रुपए फार्मर को बैंक लोन की तरह लेने पड़ेंगे। मतलब किसी बैंक में जाएगा, ओके, वहां से 30 रुपए का लोन लेगा, 10 रुपए फार्मर अपनी जेब से डालेगा और बाकी 60 रुपए उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मिलेंगे सोलर पंप लगवाने के। तो इफेक्टिवली फार्मर की जेब से कितना निकल रहा है, केवल 10 रुपए। लेकिन हाँ, आप देखो तो 30 रुपया कहीं ना कहीं उसको बैंक को लोन लेना पड़ रहा है और वो बैंक लोन से बाद में चुकाना पड़ेगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन भी न्यूज आपको काम आएगी। फिर बात करते हैं एजीआर मैटर्स बैक इन सुप्रीम कोर्ट। देखिए, बहुत पहले भारतीय एयरटेल, वोडाफोन इंडिया और टाटा टेली सर्विसेज ने कहीं ना कहीं स्पेक्ट्रम खरीदा था सरकार से। स्पेक्ट्रम एलोकेशन के ऊपर मैं काफी वीडियोस बना चुका हूं। आप YouTube में सर्च मारिए स्पेक्ट्रम एलोकेशन, मेरा नाम हर्षित द्विवेदी के साथ, वहां पे आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगी। जैसे मैंने एक वीडियो बना रखी, व्हाट इज 2G 3G 4G एंड 5G टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ स्पेक्ट्रम ऑक्शंस एंड स्पेक्ट्रम स्कैम्स इन इंडिया। फिर एक और वीडियो मैंने बना रखी है, व्हाट इज स्पेक्ट्रम एंड व्हाई इट इज एलोकेटेड, रोल ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स ऑफ रेडियो वेव्स। तो आप स्पेक्ट्रम एलोकेशन, मेरा नाम हर्षित द्विवेदी के साथ YouTube में सर्च मारिए, आपको ये दोनों वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये स्पेक्ट्रम एलोकेशन क्या होता है और इस स्पेक्ट्रम का एक्चुअली में काम क्या होता है, इससे मोबाइल नेटवर्क से बाकी चीजें कैसे चलती हैं, इसके बारे में मैंने इन वीडियोस में बता रखा। अब जो ड्यूज बाकी थे इन तीन कंपनीज को, मतलब सरकार जितना इनसे ड्यू मांग रही है, तो मैं आपको बता दूं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के हिसाब से भारतीय एयरटेल को 43,980 करोड़ देने हैं, वोडाफोन को 58,254 करोड़ देने हैं, टाटा टेली सर्विसेज को 16,798 करोड़ रुपीस देने हैं। और बात यहाँ पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट में सितंबर 2020 में केस पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए, ये एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू तो इन कंपनीज को सरकार को देना ही पड़ेगा। सरकार का क्या पॉइंट है और यहाँ पे इन कंपनीज का क्या पॉइंट है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का ये बोलना है कि ये जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, दिस इज यूजेज एंड लाइसेंसिंग फी दैट टेलीकॉम ऑपरेटर्स आर चार्ज्ड बाय द डीओटी। मतलब कि जो स्पेक्ट्रम बैंड्स हैं, इनको इस्तेमाल करने के लिए जो लाइसेंसिंग फीस और जो यूजेज फीस टेलीकॉम ऑपरेटर्स चार्ज, मतलब देना पड़ेगा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम बैंड्स को एलोकेट करेगा। स्पेक्ट्रम बैंड्स नहीं पता है तो जिस वीडियो का मैंने रेफरेंस दिया उस वीडियो को देखिए जाके। ये स्पेक्ट्रम बैंड्स जब इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मिलेंगे तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स पैसा देगा। कितना पैसा देगा? एक तो स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस देगा, फिर कुछ लाइसेंसिंग फी देगा जो कि 3.5% से 8.5% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू होती है। अब सवाल उठता है यहाँ पे कि ग्रॉस रेवेन्यू की डेफिनेशन में क्या क्या आता है। जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, एयरटेल, जियो जैसी, इनका ये बोलना है कि भाई देखिए, जितना हमने मोबाइल सर्विसेज से इकट्ठा किया वो ग्रॉस रेवेन्यू की डेफिनेशन में आता है। तो हमने
पोस्ट पेड बिल खरीद लिया लोगों से, लोगों को प्रीपेड प्लान्स बेचे, उससे हमें जो पैसा आया उसको आप ग्रॉस रेवेन्यू जोड़ो। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बोला नहीं, तुम्हारा पूरा धंधा इस स्पेक्ट्रम एलोकेशन के दम पे ही चल रहा है। तो तुम जो मोबाइल फोन बेच रहे हो वो, तुम जो जमीनें बेच रहे हो वो, तुम अगर अपने इक्विपमेंट्स को, अपने हार्डवेयर को किसी और को लीज कर रहे हो और उससे तुम्हें कुछ पैसा मिल रहा है वो, ये सब कुछ रेवेन्यू में आ जाएगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बोला है कि एयरटेल फॉर एग्जांपल, एयरटेल नाम की कंपनी मोबाइल भी बेचती है, एयरटेल नाम की कंपनी ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, लैंडलाइन की। तो एयरटेल के जितने भी ऑपरेशंस होंगे उससे जितना रेवेन्यू आएगा उसका परसेंटेज आपको 3.5 से लेके 8 तक देना पड़ेगा। कहां पे भाई? एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में। कंपनियां बोलती है कि भाई हमने तो स्पेक्ट्रम एलोकेशन के थ्रू मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड की, तो मोबाइल सर्विसेज में जो हमारा रेवेन्यू आया उसका ले लो आप लाइसेंसिंग फीस। आप हमारे पूरे रेवेन्यू का क्यों ले रहे हो? बाकी बिजनेस का एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्यों मांग रहे हो? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बोल रहा है कि इस स्पेक्ट्रम एलोकेशन के दम पे तुम्हारा धंधा चल रहा है, इसलिए तुम पूरे रेवेन्यू का हमको लाइसेंसिंग फीस दोगे। तो ये दोनों के बीच में झगड़ा है। फिलहाल के लिए आप देखो तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बोल दिया कि भाई पैसा तो तुमको सरकार को देना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दिया है इन टेलीकॉम कंपनीज को। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई आप अपना पैसा अगले 10 साल में दे दो, ठीक है, और 10% जो डाउन पेमेंट है वो आप 31 मार्च 2021 तक कर दो, और बाद में बचे हुए का थोड़ा थोड़ा करके 2021 तक 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दे देना। तो अगर मान लो 20,000 करोड़ रुपए तुम्हारे बाकी हैं तो तुमने 2,000 करोड़ रुपए दे दिए, बचे 18,000 करोड़, तो अगले 10 साल तक 18,000 करोड़ देते रहना। तो 18,000 करोड़ हर साल 31 मार्च तक दे देना। लेकिन इस साल 31 मार्च 2021 को इन तीनों कंपनीज की तरफ से कोई पैसा नहीं आया। क्यों नहीं आया? उसका रीजन ये है कि ये कंपनियां बोल रही हैं कि जितना हमारे ऊपर ड्यू था उसका 10% हम ऑलरेडी दे चुके हैं। अब ड्यू कितना था? एयरटेल के ऊपर ड्यू था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के हिसाब से 43,980 करोड़। एयरटेल बोल रहा है कि 43,980 करोड़ में हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से पहले ऑलरेडी 18,000 करोड़ रुपए दे चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हमें 4,398 करोड़ देना था, और उसके बाद 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पैसा देना है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बोल रहा है नहीं, ये जो 43,980 करोड़ थे ये टोटल ड्यू था। तुम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले 43,980 करोड़ माइनस 18,000 करोड़ से जो पैसा बचा होगा ये तुम्हारा ड्यू होगा। इस ड्यू का 10% दो अभी। समझ गए मतलब क्या यहाँ पे? मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ये कंपनीज टोटल ड्यू के टर्म्स में ले रही हैं, और जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है वो बोल रहा है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने से पहले आपने हमको पैसा दे दिया उसको हटा दो, अब जितना पैसा बचा है उसका 10% तुमको देना है। तो ये यहाँ पे अभी के लिए बोन ऑफ कंटेंशन उभर के आ रहा है। समझ गया बात को? तो देखते हैं इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ही एडजुडिकेट करेगा कि यहाँ पे जो ड्यूज हैं वो टोटल ड्यूज हैं या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो ड्यूज बचे हैं वो वाले ड्यूज हैं। समझ के बात को? थोड़ा ट्रिकी है, फिर से पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से ये काम आएगी। लास्ट न्यूज आज की, बीजिंग टाइटन्स इट्स ग्रिप ऑन द साउथ चाइना सी। देखिए चाइना बहुत लंबे समय से साउथ चाइना सी पे अपने क्लेम को असर्ट कर रहा है। ये कहीं ना कहीं बिल्ड कर रहे हैं, फोर्टिफाई कर रहे हैं मैन मेड आइलैंड्स इन वाटर्स, ठीक है। और जिन मैन मेड आइलैंड्स को ये असर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया भी अपने क्लेम को लेके आते हैं। अब यहाँ पे चाइना की सिंपल स्ट्रैटेजी है। चाइना समझ चुका है कि इन इलाकों में डिप्लोमेसी काम नहीं करेगी, ना ही इंटरनेशनल लॉ काम करेगा। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से भी चाइना को पीछे हटना पड़ेगा, और डिप्लोमेसी के हिसाब से चाइना अपने इस स्टैंड को जस्टिफाई नहीं कर सकता है। तो चाइना क्या कर रहा है? चाइना बहुत सारे मिलिट्री वेसल्स को लेके वहां पे जाके पार्क कर देता है और अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने की कोशिश करता है, और उसके दम पे इन चीज़ों को हड़पने की कोशिश करता है। दिस इज व्हाट चाइना इज डूइंग। और यही एक ऐसा चीज़ देखने को मिला है विट्सन रीफ के पास। विट्सन रीफ एक बूमरेन शेप्ड फीचर है जो कि पानी से ऊपर तब आता है जब लो टाइड होती है। हाई टाइड में ऑलमोस्ट पूरी की पूरी रीफ पानी के नीचे चली जाती है। वो रीफ कहाँ पे, ये इस बात से पता चलता है कि जो कि लहरें हैं वो वहाँ पे टूटने लगती हैं जो कि नीचे ज़मीन है, लेकिन जब लो टाइड होती है तो ज़मीन दिखने लगती है। मार्च में लगभग 21 मार्च के लगभग 220 चाइनीज शिप्स इस रीफ के आसपास एंकर्ड थी। इसके चलते वियतनाम, फिलीपींस ने बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पे रजिस्टर किया। फिलीपींस के डिफेंस सेक्रेटरी डेल्फिन लोरेंजाना ने बोला है कि बीजिंग की तरफ से ये क्लियर प्रोवोकेशन है। वियतनाम की फॉरेन मिनिस्ट्री भी चाइना को एक्यूज कर रही है कि भाई चाइना वियतनाम की सोवरेनिटी को वायलेट कर रहा है और डिमांड कर रहा है कि ये शिप्स छोड़ के चले जाएं। विट्सन रीफ की बात की जाए तो ये बूमरेंग शेप्ड फीचर है
and this is at the northeast extreme limit of Union Banks in Spratly Islands of West Philippine Sea. तो भाई स्प्रैटली आइलैंड्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं और इस स्प्रैटली आइलैंड्स में पड़ता है ये विट्सन रीफ। देखने में विट्सन रीफ कुछ इस प्रकार का दिखता है। अगर आप देखो तो ये पूरा का पूरा इलाका इतना ये वियतनाम क्लेम करता है। ओके, फिर अगर फिलीपींस की तरफ चले जाओ तो ये पूरा का पूरा इलाका फिलीपींस क्लेम करता है। तो आप समझो कि ये पूरा जो इलाका है ये वियतनाम भी क्लेम कर रहा है, फिलीपींस भी क्लेम कर रहा है। लेकिन वियतनाम फिलीपींस आपस में क्या लड़ेंगे जब चाइना बोल रहा है कि ये पूरा इलाका हमारा है और चाइना घुस घुस के इस इलाके को क्लेम कर रहा है। तो फिलीपींस और वियतनाम तो आपस में बाद में लड़ेंगे ना जब चाइना हटेगा। बहुत सारा इलाका ऐसा है जो फिलीपींस और वियतनाम का भी आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन चाइना ही घुसा हुआ है इसमें, तो इन्हीं दोनों को कुछ नहीं मिल पा रहा है। समझ गए बात को। अगर आप इस विट्सन रीफ की बात करिए तो ये वी शेप्ड रीफ है, 10 स्क्वायर किलोमीटर का इसका इलाका है। 1990 तक ये ऑलमोस्ट सबमर्ज थी। 1990 के बाद लो टाइड में ये वाटर लेवल के ऊपर आ जाती है और जब ये वाटर में डूबी होती है तो ब्रेकिंग वेव्स के पैटर्न से आप पता कर सकते हो कि बेसिकली ये विट्सन रीफ कहाँ पे है। 21 मार्च 2021 को जो इंसिडेंट हुआ उसमें देखा गया कि 220 चाइनीज फिशिंग शिप्स इस रीफ पे एंकर्ड थे और ऑब्वियसली बात है सी कंडीशंस के चलते वो यहाँ पे शेल्टर ले रहे थे, ऐसा चाइना ने बोला है। लेकिन ऑब्वियसली बात है ऐसा बताया जा रहा है कि चाइना की तरफ से अपनी मिलिट्री मसल को दिखाने का एक तरीका था। फिलीपींस साफ साफ बोलता है कि ये जो रीफ है विट्सन रीफ है इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ फिलीपींस और उनके कॉन्टिनेंटल शेल्फ का भी ये पार्ट है, इसीलिए वो चाइनीज प्रेजेंस को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार के इवेंट्स ना कोई नए नहीं है। अक्सर कर वियतनाम और फिलीपींस के इलाकों में चाइना नजर आता है। वियतनाम की तो नेवल बोट्स को कई बार चाइना यहाँ पे डुबो भी चुका है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में और जनरल स्टडीज पेपर 1 में क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स में न्यूज़ आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। गुड बाय।